पहले ऑटोमोबाइल, ये पहले से भी मरी हुई थी। यदि एमजी हेक्टर किया ऐसे एक दो एग्जांपल्स को छोड़ दें, ये पहले से भी मरी हुई थी, ये और मरेंगी, क्योंकि ये किसी भी रूप में एसेंशियल नहीं है। इस वक्त आदमी को इसका ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा। ऑटोमोबाइल। सेकंड, बहुत बड़ा देश का हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। ऑलरेडी रियल एस्टेट मरा पड़ा था, सालों साल से घुटनों के बल चल रहा था, रेंग रहा था। थोड़ी सी रोशनी की किरण नजर आई थी, लेकिन मुझे डाउट है अगले 1-1.5 साल के लिए रियल एस्टेट फिर नीचे चले जाएगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी आदमी बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जो एसेंशियल ना हो। ज्वेलरी इंडस्ट्री नीचे जा सकती है, क्योंकि जिनके घरों में शादियां हैं वो तो ज्वेलरी लेंगे, उनकी मजबूरी है, हालांकि उनका भी बजट कम हो जाएगा। और बाकी जितने भी लोग एस्पिरेशनल ज्वेलरी लेते थे, जब बाहर कहीं जाना ही नहीं है, जब पार्टियां ही कम हो रही है, जब गैदरिंग्स ही कम हो रही है, तो ज्वेलरी दिखाएंगे किसको? तो ज्वेलरी इंडस्ट्री भी नीचे आएगी। फर्नीचर्स, फर्निशिंग अर्थात सारे पर्दे, सोफा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, डीलर, एसेसरीज, घर को सजाने वाली जितनी भी चीजें हैं, आप सब नीचे आएंगे, क्योंकि इस वक्त आदमी अपने घर में रुकेगा। इस वक्त वो कोई भी भीड़ वाली दुकान में नहीं जाना चाहेगा, और ये हैंगओवर काफी दिन तक रहेगा। यदि उसके घर में इमरजेंसी कोई दिक्कत है तो ही वो खरीदने निकलेगा, और आप तीनों इमरजेंसी में नहीं आते हैं, फर्नीचर भी नहीं आता है, फर्निशिंग्स भी नहीं आता है, होम एसेसरीज भी नहीं आता है, आप सबको दिक्कत है। जब मैं लगातार यहां बोल रहा हूं कि ये नीचे जाएगी, इसको दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं चलेगा। कुछ लोग चलेंगे, लेकिन उनको क्या खास काम करना होगा ये देखने के लिए मेरी अगली केस स्टडी का इंतजार कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंटेंट इतनी ज्यादा है कि इसमें हम सारे सुझाव और समाधान वाले पार्ट नहीं दे पाएंगे। लग्जरी क्लोथिंग, प्रीमियम क्लोथिंग, एथनिक क्लोथिंग, आप सबको दिक्कत जाएगी, क्योंकि इस पीरियड में लोग लग्जरीज की ओर नहीं जाना चाहेंगे। फंक्शंस कम होंगे, और फंक्शंस कम होंगे तो गैदरिंग्स भी कम होगी, और गैदरिंग कम होगी तो लोग दिखावे में ज्यादा यकीन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं उस सेगमेंट को जिसको आज भी सबसे बड़ा नुकसान है। उस सेगमेंट ने जिंदगी में कभी ऐसा नुकसान ना देखा था, ना सोचा था। वो सेगमेंट है होटल, एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंसीज, ट्रेवल कंपनीज, सारी हॉलिडे कंपनीज, सारे लोकल टैक्सी ऑपरेटर जिसमें बड़े खिलाड़ी भी शामिल है, ओला, उबर। आपका ये जो पूरा ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है, आप दिक्कत में रहेंगे। दिक्कत इसलिए रहेगी क्योंकि टूरिस्ट कम आएंगे जाएंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट कम ट्रेवल करेगा, बिजनेसेस ट्रेवल करने की जगह फोन का, ई कॉन्फ्रेंसिंग का ज्यादा सहारा लेंगे, लोगों के दिमाग में डर बना हुआ रहेगा, क्योंकि यह भी अब कहा जा रहा है कि जो ठीक हो जाता है वो भी कुछ दिन तक दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये बात जब तक चलती रहेगी तब तक आपका पूरा सेगमेंट डाउन रहेगा। लेकिन यहां आज मैं आपको एक बात कह दूं, आप कुछ भी करके कुछ महीने सरवाइव कीजिए, उसके बाद जैसे ही कोरोना का आतंक खत्म होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट यदि किसी इंडस्ट्री को मिलेगा तो आपको, क्योंकि लोग अपने घरों के लॉकडाउन में, अपने शहरों के लॉकडाउन में त्रस्त हो जाएंगे, और जिसके जिसके पास भी डिस्पोजेबल कैपिटल होगा, लिक्विडिटी होगी, वो सबसे पहले ये एहसास करेगा कि जिंदगी में पैसा कोई काम नहीं आता, और वो अपने शौक पूरे करने निकलेगा। और दुनिया के बड़े शौकों में से एक शौक है ट्रैवल, एंटरटेनमेंट। साथियों, इस केस स्टडी में इतनी सारी बात कही गई है कि हो सकता है आपको याद न रहे, आपको ध्यान न रहे। इस केस स्टडी से जुड़ा बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश में उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में दिया जा रहा है। साथियों, इस केस स्टडी को अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना। और इसके बाद मेरी अगली केस स्टडी आने वाली है, जिसमें मैं ये बताऊंगा इस वक्त हम सरवाइव कैसे करें। अगला बहुत बड़ा सेगमेंट आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल को छोड़ के आप सबको दिक्कत रहेगी। आप में से टेम्परेरी पिकअप आएगा, जैसे अभी इन दिनों किसी का माइक्रोवेव खराब हो गया तो माइक्रोवेव लेगा, घर में खा खा के जिसका वजन बढ़ गया तो वो एयर फ्रायर लेगा कि पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए। इसके अलावा रिसर्च कंपनीज का यह मानना है कि नॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे जाएंगे। एक और बड़ा सेगमेंट जो हर सैटरडे संडे को पूरी दुनिया में जिंदा हो जाता था, वो है नॉन होम एंटरटेनमेंट। नॉन होम एंटरटेनमेंट का अर्थ मॉल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स। आप बहुत दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, और भीड़ भाड़ वाली जगह एक और सारी सरकारें अवॉइड करवाएंगी, और दूसरी ओर पब्लिक खुद भय के मारे अवॉइड करेगी। सो प्लीज ब्रेस फॉर अ लॉन्ग लो पीरियड। यहां पर मैं सारे मैन्युफैक्चरर से भी एक बात कहना चाहता हूं, आपको एक और दिक्कत आने वाली है जो आपने पहले शायद कभी फेस नहीं की होगी। वो दिक्कत है लेबर्स की दिक्कत। लेबर अपने अपने घर चला गया है, वो घर जाके 1-2 महीना लॉकडाउन में रहेगा,
वो इस बीच अपनी जमीनों पर या आसपास की किसी की जमीनों पर खेती करना स्टार्ट कर देगा। उसको शहर का फियर हो गया क्योंकि वो 200, 400, 600 किलोमीटर पैदल चल कर गया है। वो बहुत घबराया हुआ है और हो सकता है आने जाने के लिए उसको लॉजिस्टिक्स भी सपोर्ट ना करे। तो सारी लेबर इंडस्ट्रीज को बहुत दिक्कत आने वाली है। लेबर घर से आएंगे नहीं। और एक और बात से मैं कहीं ना कहीं मन के भीतर डरता हूं कि 2-3 महीने घर में रहने के बाद उनका वापस घर से प्रेम पैदा हो जाएगा। सरकार का फ्री राशन खाने के बाद, जो कि इस वक्त जरूरत है, उनके अंदर थोड़ा सा आलसीपन पैदा हो जाएगा और बहुत संभव है कि बहुत सारे लेबर वापस फैक्ट्रीज में पहुंचने में एक लंबा वक्त ले लें। देश में करोड़ों लोग सरकारी ठेके या उससे जुड़े कामों में इन्वॉल्व हैं और ये बात सारे बिजनेस कोर्सेज मिस कर गए कि देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी सरकार को सर्व करके चलती है। तो नॉन फियर बिजनेसेस सरकार को जो सर्व कर रहे हैं, जो फियर कैटेगरी में नहीं आते, आप सबको दिक्कत जाएगी। इस वक्त सरकार के सारे रिसोर्स कोरोना से निपटने में खर्च हो जाएंगे। तो नए प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो सैंक्शन होंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स पे काम रुक जाएंगे, पेमेंट्स बहुत डिले हो जाएंगी। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सबके पास पैसे की क्राइसिस आएगी क्योंकि लोगों को ऑलरेडी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं इंटरेस्ट में, तो कहीं टैक्स पेमेंट में, तो कहीं टीडीएस में, तो कहीं जीएसटी में, सब जगह पेमेंट रिलैक्सेशन कर दिए गए। तो इस वक्त गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं होगा तो आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक सारे एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स होल्ड पर चले जाएंगे। बाकी जगहों की पेमेंट धीमी हो जाएगी। हाँ, जितने भी लोग फेयर इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, आप चलते रहें। एक और सेक्टर को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि कोई भी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है। जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप सबको क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अभी हर कंपनी बहुत सारे कंसल्टेंट छोड़ेगी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को क्वेश्चन मार्क है क्योंकि एक्चुअली छटनी होगी, नई हायरिंग बहुत कम हो जाएगी। आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सबको क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अभी नए घर बनेंगे नहीं, उनकी सजावट नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा सर्विसेज का इकोसिस्टम नीचे जाएगा। और जो प्रोफेशनल्स, अगेन वो ई वाली सर्विसेज दे रहे, जो हमने पहली बात की, सारी लंबी लिस्ट ई में और सारी लंबी लिस्ट फियर में, ये वाले प्रोफेशनल्स और सर्विसेज अच्छा करेंगे। इस वक्त एक कौम आनंद उठाएगी, सारे लोन रिस्ट्रक्चरिंग वाले एजेंट्स, सारे डेट कंसल्टेंट्स, सारे रिस्ट्रक्चर करने वाले सुपर एक्सपर्ट्स, सारे डूबे हुओं को निकालने वाले हमारे जैसे एक्सपर्ट्स, ऐसे सब लोगों के पास खूब इंक्वायरीज रहेंगी क्योंकि बिजनेसेस को ये समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे निपटें। ऐसे में वो इस श्रेणी के कंसल्टेंट्स की जरूर मदद लेंगे। साथियों, अब मैं आता हूं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि जो बाकी केस स्टडीज में कहा गया ये अच्छा करेगा, ये खराब करेगा, वो पार्शियल सत्य है। उसी इंडस्ट्री में हो सकता है कोई अच्छा करे, हो सकता है कोई अच्छा ना करे। तो सबसे पहली सिचुएशन, यदि आपका रॉ मटेरियल नेशनल या लोकल है और यदि आपका कंजम्पशन भी लोकल या नेशनल है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि आप चलने वाली कैटेगरी में, जो हमने ट्रेड्स में बात बताई, ये वाले चलेंगे, ये ग्रीन रहेंगे, अच्छा करेंगे, आप उस कैटेगरी में। लेकिन उस कैटेगरी में भी कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, ये 1 मिनट के लिए समझिए। आपके शहर में कोई एक ब्रेड बनाने वाली बेकरी है, वो ब्रेड लोकल रॉ मटेरियल से बनाता है और आप लोकली उसको खा लेते हैं, वो चलेगा। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहां पे जो आप दाल खा रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रही है, तो भी आप चलेंगे क्योंकि नेशनल रॉ मटेरियल है और नेशन के अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। दिक्कतें कहां से शुरू होगी? मान लीजिए आपका ग्लोबल रॉ मटेरियल है और लोकल कंजम्पशन है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से उनका रॉ मटेरियल आता है। कपड़े में कई प्रकार के कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े इंडिया में ही बन जाते हैं, कुछ कपड़ों में फॉरेन का यान लगता है। तो बहुत ध्यान से समझिए, इस भ्रम में मत आइए कि कपड़ा अच्छा चलेगा या खराब चलेगा। अच्छे से समझिए, यदि ग्लोबल रॉ मटेरियल है और लोकल या नेशनल कंजम्पशन है, अर्थात इंडिया में कंज्यूम कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन की दिक्कतें आएगी। डिपेंड करेगा वर्ल्ड के किस पार्ट से आपका माल आता है। तीसरी सिचुएशन, यदि आपका बिजनेस भले चलने वाली कैटेगरी में लेकिन ग्लोबल रॉ मटेरियल है और ग्लोबल ही कंजम्पशन है, मतलब आप कई जगह से चीजों को मंगा रहे हैं और उनको वापस से कहीं बाहर भेज रहे हैं,
आपको डबल दिक्कत है, क्योंकि आपको चीज़ें आने में भी दिक्कत आएगी और चीज़ें बाहर भेजने में भी दिक्कत आएगी। इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक गुड बनाने के लिए आपको ताइवान का भी पार्ट लग रहा है, आपको चाइना का भी पार्ट लग रहा है, आपको यूरोप का भी कोई पार्ट लग रहा है, तो हो सकता है आपका ताइवान और चाइना वाला पार्ट आ जाएगा, आपका यूरोप का पार्ट अटक जाएगा, तो आपकी असेंबली लाइन पूरी नहीं हो पाएगी। यही दिक्कत ऑटोमोबाइल को भी होगी, उनके भी अलग अलग देशों से पार्ट आते हैं, तो पता चला कोई देश सही चल रहा है और किसी देश में कोरोना की मार पड़ी हुई है, तो उनकी असेंबली लाइन पूरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत ध्यान से अपने आप को आंकिए कि भले मैं चलने वाली इंडस्ट्री में हूं, लेकिन क्या मेरा कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो इंटरनेशनली डिपेंडेंट है, जो बाहर से आता है। भले मैं चलने वाली इंडस्ट्री में हूं, लेकिन मेरी इंडस्ट्री के बाकी लोगों के कंज्यूमर इंडियन है, लेकिन मेरा माल जी एक्सपोर्ट होता है। भले ही मुझे इस एक्सपोर्ट पे हमेशा गर्व था, लेकिन क्या बदलते ट्रेंड को देखते हुए साल 2 साल के लिए मुझे लोकल मार्केट बिल्ड करना चाहिए, लोकल रॉ मटेरियल बढ़ाना चाहिए, लोकल कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, क्या लोकल पर फोकस करना चाहिए। तो इस क्लासिफिकेशन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जैसे ही मैं ग्लोबल मटेरियल कहता हूं, मेरा अगला क्लासिफिकेशन आ जाता है चाइना डिपेंडेंट बिजनेस एंड नॉन चाइना डिपेंडेंट बिजनेस। यानी इंटरनेशनल दोनों है, लेकिन एक बिजनेस चाइना पे डिपेंडेंट है,